हेलो गाइस। और आप सभी कैसे हो? तो उम्मीद है मुझे कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बीएससी थर्ड ईयर की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी वीडियो नंबर 3 है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पटन इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बस ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम में एमसीक्यू आएगा और उसमें हमें लिखना कोई है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम दोस्तों कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसको वाइट पेज लेते हैं, एक मिनट। ये मैंने लिया वाइट पेज। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में जानते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। देखो, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये टकराए इससे आके फोटोन, ठीक है। और जब कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो टकराने के पश्चात क्या हुआ, जो मेरा फोटोन होगा वो प्रकीर्णित हो जाता है कुछ इस तरीके से। क्या हो जाता है? प्रकीर्णित। तो फोटोन का प्रकीर्णित होना ही क्या कहलाता है? कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट एक बार और देख लो। देखो, ये क्या है? ये है फोटोन, ठीक है जी। और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराता है तो टकराने के पश्चात फोटोन जो होता है वो हो जाता है प्रकीर्णित। और फोटोन का प्रकीर्णित होना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं। लो, मैं आपको इसको डायग्राम से और बता दूँ थोड़ा, क्योंकि मैंने इसका डायग्राम भी कर रखा है डाउनलोड फ़ोन में। ये रहा, देखो। ये रहा फोटोन, और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन। जब कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है प्रकीर्णित। तो प्रकीर्णित होना ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। वापस अपने ये रहा, देखो। कॉम्पटन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रूपांतरित विकिरण की संतोषजनक व्याख्या की, ठीक है। चीसमस का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, जो चीसमस का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत रूपांतरित विकिरण की व्याख्या करता है। किसकी करता है? वो करता है अरूपांतरित विकिरण की व्याख्या करता है। चीसमस सिद्धांत से कॉम्पटन इफेक्ट की व्याख्या नहीं हो पाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह है इसकी इक्वेशन। ये एक इक्वेशन निकाली। ये इक्वेशन आपके एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है डेल लैम्डा बराबर 2h/mc साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जहाँ पे h क्या है? यहाँ पे h है प्लांक नियतांक, m होता है इलेक्ट्रॉन का मास, c होता है प्रकाश का वेग, और थीटा होता है प्रकीर्णन कोण, ठीक है। ये कॉम्पटन के लिए क्या है? यह कॉम्पटन इफेक्ट के लिए सूत्र है, ठीक है। और हाँ, ये नोट पॉइंट और आपको याद रखना, ये वाला जो कॉम्पटन इफेक्ट के तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है? वो होता है 0.024 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 0.024। ये एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक है द्रव्य तरंगों की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। द्रव्य तरंगों की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है? देखो, आपको याद होगा, ये कल मैंने बताई थी E बराबर एच वी। जो प्लांक ने एक इक्वेशन निकाली थी, E बराबर होता है एच वी। प्लांक के अनुसार क्या होता है? E बराबर एच वी, ठीक है। ठीक है जी, E बराबर एच वी। और एक होता है E बराबर एम सी का, ये होता है आइंस्टीन का अपेक्षा का सिद्धांत, ठीक है। इसको
इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1, इसको कह दिया इक्वेशन 2, ठीक है। जहाँ पे ई क्या होता है, ऊर्जा, एम होता है द्रव्यमान, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक जगह रखा, और रखने के बाद क्या किया मैंने, एच वी बराबर एम सी स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया दोनों को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एम की वैल्यू निकाल ली, एम बराबर, ठीक है, एच वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। सी इसके नीचे आ गया सी स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गई मेरी 3, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बट हम एक बात जानते हैं, क्या, वो ये जानते हैं सर जी, v बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, ठीक है जी, होता है v बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है तरंग दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे सर जी, यहाँ पे c क्या होता है, c होता है आपकी, जो आपका प्रकाश नहीं होता, प्रकाश का वेग होता है, ठीक है। v भी आपका वेग ही होता है, ये कण का वेग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इक्वेशन 3 थी, इसको इक्वेशन 3 मानता मैंने। इक्वेशन 3 में मैंने v बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, होता है। तो मैंने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। v बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है, तो यहाँ पे v अपॉन सी को मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा। v अपॉन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, v अपॉन सी को लिख दिया मैंने लैम्डा, ठीक है। इस वाली इक्वेशन ये जो थी, v अपॉन सी जो थी, और एक सी मेरा यहाँ से इधर आ गया, ठीक है। एक सी मेरा इधर आ गया, और v अपॉन सी को मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दिया मैंने v अपॉन सी जो था, v अपॉन सी को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे सी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, v अपॉन सी स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, v अपॉन सी करके, और एक सी मैंने इधर मल्टीप्लाई में ले लिया यहाँ पे, ठीक है। चूँकि जबकि हम जानते हैं क्या, जो हमारा P बराबर होता है, P बराबर होता है MC, ठीक है। P क्या होता है, P होता है आपका फोटोन, P होता है आपका फोटोन, ठीक है। P बराबर क्या होता है, P बराबर MC। अब यहाँ पे P रख दिया मैंने, तो यहाँ पे P बराबर MC, यहाँ पे MC को मैं P लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे वही क्या मैंने P बराबर आ गया MC, ठीक है। P बराबर MC पुट कर दिया इसमें, तो P बराबर क्या आ गया, P बराबर आ गया मेरा, P बराबर आ गया सर जी H अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा बराबर आ गया H अपॉन P, ये आपकी इक्वेशन हो गई 5, ठीक है। लो नेक्स्ट, अब देखो ये क्या आया, ये जो H अपॉन P होता है ना बेटा, है, ये होता है एक इस प्रकार, एक फोटोन से संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान, यानी कि एक फोटोन से संबंधित जो तरंग दैर्ध्य का मान होता है वो होता है H अपॉन P होता है। एक तरंग दैर्ध्य का मान H अपॉन P होता है, ठीक है जी, ठीक है सर। कितना होता है, एक फोटोन का मान, एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, वो होते हैं लैम्डा बराबर H अपॉन P, ठीक है। बट P बराबर तो MV होता है, बट P बराबर तो MV होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है सर जी। ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी फिर से, P बराबर MV होता है, होता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे v बराबर 0 कर दिया इसमें, और v बराबर 0 पुट कर दी मैंने, H अपॉन MV था, H अपॉन MV में मैंने क्या किया, v बराबर 0 पुट कर दिया। जब मैंने v बराबर 0 पुट किया तो क्या हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, और जब 0 से किसी संख्या को डिवाइड करता है क्या होता है, वो आता है इन्फिनिटिव। तो क्या है यहाँ पे, ये आ गया आपका इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव तो आ गया, अब सर जी ये जो इन्फिनिटिव है, इस इन्फिनिटिव का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि ये जो आपकी जितनी भी तरंगे हैं ना, वो केवल गतिमान कणों से संबंध होती है, ठीक है। आपकी जितनी भी तरंगे होती है ना, इसका अर्थ है कि ये तरंगे जो है केवल गतिमान कणों से संबंध होती है, ठीक है सर जी। तो नेक्स्ट आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी दी ब्रोगली की परिकल्पना। अब दी ब्रोगली ने माना क्या था, ठीक है। अब दी ब्रोगली की कुछ विचारधारा हम पढ़ते हैं, ठीक है। दी ब्रोगली ने क्या माना, देखो, प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्यतिकरण तथा विवर्तन जैसी घटनाओं की सफल व्याख्या होती है, ठीक है, ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉम्पटन इफेक्ट, प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। असंगत जेमन प्रभाव आदि की व्याख्या करने में असफल रहा, ठीक है जी।
आधे की व्याख्या करने में असफलता। यह सभी घटनाएं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर समझाए गए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का विद्युत प्रभाव, असंगत जेमन प्रभाव, इनकी व्याख्या किसके द्वारा की गई? क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। कुछ इस टाइप से पूछ लेगा यहाँ से क्वेश्चन निकाल के। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, आपको ये तो याद करना है ऑलरेडी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रकाश द्वितीय प्रकृति का होता है। प्रकाश कैसा होता है? प्रकाश होता है ड्वेल प्रकृति का होता है। यह तरंग तथा कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। किसकी तरह? तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि कण का वेग v प्रकाश के वेग c के तुल्य है, तब इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी, यदि कण का वेग v प्रकाश के वेग के तुल्य है, तब इक्वेशन होगी m बराबर m0 अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू रूट, ठीक है जी। चूँकि लैम्डा बराबर क्या होता है? लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी होता है। पुट कर दो इसमें, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी, ठीक है जी। तो पुट करने के बाद h बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एम नॉट वी, ठीक है जी। लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। द्रव्य तरंगों का उपयोग किसके? द्रव्य तरंगों का उपयोग किस में होता है? द्रव्य तरंगों का उपयोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। जो आपके द्रव्य तरंगे होते हैं उनका उपयोग किस में किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट है हमारा, यदि एक गोली के लिए जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है तथा जो 10 की पावर 5 सेकंड के वेग से गतिमान है, ये क्या है? ये क्वेश्चन ही है, ये एक न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। तो इसको भी हम करते हैं। यदि एक गोली के लिए जिसका द्रव्यमान क्या दे रखा है? m दे रखा, ठीक है जी, और तथा जिसका 10 की पावर 5 सेकंड के वेग से गतिमान है, कितना दे रखा? वेग दे रखा, ठीक है जी। तो लैम्डा निकालना है हमने। लैम्डा बराबर होता है h अपॉन एम वी। एच की वैल्यू हम जानते हैं, एच की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है जी। फॉर्मूला ये होता है लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। देखो लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी, एच की वैल्यू कितनी होती है? एच की वैल्यू तो हमें याद होती है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है जी। रख दी यहाँ पे, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी? देखो 1 ग्राम है, यानी कि 1 ग्राम का मतलब क्या है? हमें तो किलोग्राम में चाहिए, तो हमने क्या किया? इसे 1 ग्राम को अपॉन 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। 1000 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 1000 ग्राम होते हैं। अब ये बन गया, अब ऊपर जाकर 10 की पावर -3, कितना आ गया? 10 की पावर -3। अब v की वैल्यू देखो, v की वैल्यू कितनी दे रखी? इन्होंने देखा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, देखो, ठीक है जी। v की वैल्यू दे रखी इन्होंने 10 की पावर 5 सेकंड में दे रखी, ठीक है जी। सॉरी, सेकंड में नहीं, ये सेंटीमीटर में दे रखी, ठीक है। कितनी दे रखी? v की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 5 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 इंटू 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा? 10 की पावर 5 माइनस ये ऊपर जाएगा -2 हो गए, तो कितना बचा? 10 की पावर 3, यही बचा। कितना हो गया? 10 की पावर 3, ठीक है, आ गया 10 की पावर 3। इससे ये कट गया, तो कितना बचा? 6.6 10 की पावर -34 मीटर, ठीक है जी, ठीक है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। 6 पॉइंट और याद रखना आपको, जो H2 अणु की प्रकृति कैसी होती है? डायमैग्नेटिक्स होती है, यानी कि H2 जो हाइड्रोजन अणु की प्रकृति कैसी होती है? यानी कि प्रकृति कैसी होती है उसकी? डायमैग्नेटिक्स होती है, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, सबसे छोटी डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य, यानी कि जो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? सबसे छोटी जो तरंग दैर्घ्य होती है ना डी ब्रोगली की, वो होती है SO2 अणु की, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में, तो पॉइंट समझ के लिख रखे हैं, उनको याद कर लेना अच्छे से। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो निर्वाग नियतांक का मान कितना होता है? वो होता है 1.0987 इंटू मीटर इनवर्स, ठीक है। इसको तो आपको याद ही करके रख लेना है, क्योंकि ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, और ये जो मैं नोट पॉइंट लिखवाता हूँ ना, इनको भी अच्छे से याद रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। देखो सपोज करो ये मेरे पास एक क्या है, ये एक परमाणु है, ठीक है। इस परमाणु के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। इस परमाणु के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन ये मोशन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, वो ये कहता है, देखो वो ये कहता है, देखो किसी परमाणु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्थिति प्लस उसका संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। दोनों का एक साथ निर्धारण करना असंभव है, यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है, बस, ठीक है। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं डिटेल में। देखो यही लिखा हुआ। अनिश्चितता का सिद्धांत कब दिया गया था, वो दिया गया था 1927 में। किसने दिया था, जिसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने विकसित किया था। किसी भी कण की स्थिति तथा संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। ये क्या होता है, ये होता है डेल वी इंटू डेल एक्स, ये होता है इसका इक्वेशन, डेल वी इंटू डेल एक्स छोटा या बड़ा h/4πm, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो यदि सपोज करो ये मेरा डेल एक्स कम है तो क्या होगा, यदि ये मेरा डेल एक्स कम है तो क्या होगा, ये जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति या स्थान क्या होगा, उसका मतलब है कि उसका निश्चित होगा, ठीक है ना। यदि डेल एक्स कम है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो है मेरा, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति या स्थान क्या होगा, वो निश्चित है, ठीक है जी। यदि डेल पी या डेल पी, यदि डेल पी या डेल वी ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग तथा संवेग उतना ही अधिक होगा, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास h बराबर इतना दे रखा है, h बराबर एक वैल्यू दे रखी है, पाई बराबर 3.14, m बराबर कितना दे रखा, 500 ग्राम दे रखा, भार वाली एक गेंद है, ठीक है जी। अनिश्चितता का सिद्धांत जो है इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। h की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻27, ठीक है जी। और यहाँ पे 4 दे रखा, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14 दे रखी है, और कितनी दे रखी, m की वैल्यू कितनी दे रखी, 500, ठीक है। तो यहाँ से काट पीट कर इसका वैल्यू आ गई 5.10⁻31 आर्क सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पे तो ये सभी लिख रखा मैंने, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, इसको देखना। यदि किसी गेंद का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, कितना दे रखा, 1 किलोग्राम के स्थान में एक एंगस्ट्रॉम के क्रम में 2, तो उसके वेग में अनिश्चितता क्या होगी, उसके वेग में अनिश्चितता कितनी होगी, देख लेते हैं हम। देखो ये जो m बराबर 1 किलोग्राम दे रखा, क्या है ये, इंटू 1000 से डिवाइड कर दो इसमें, तो कितना होगा, ये होगा आपका 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है जी। और डेल एक्स इन्होंने दे रखा 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसका मतलब क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 1 एंगस्ट्रॉम में होता है इंटू 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होता है, 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। h की वैल्यू हमारे पास है, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, देखो इस फॉर्मूले में, ये रहा h/4πm होता है, ठीक है जी। डेल वी इंटू डेल एक्स छोटा या बराबर होता है h/4πm, ठीक है जी। यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, 6.622 6 इंटू 10⁻34, ठीक है। और 4 और पाई की वैल्यू कितनी, 3.14, ठीक है जी। और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी है, m की वैल्यू 1 दे रखी है, इंटू 1 इंटू 10⁻10, ठीक है जी। तो काट पीट का आंसर क्या आ गया हमारा, काट पीट का आंसर हो गया 5.275 इंटू 10⁻25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैमिल्टन संकारक। हैमिल्टन संकारक होता क्या है, देखो
हैमिल्टन संकारक। किसी कण का रैखिक संवेग, यदि किसी कण का रैखिक संवेग क्या है, मेरा p है, तो x दिशा में रैखिक संवेग कितना होगा, x दिशा की बात करी हमने, यानी कि यदि किसी कण का रैखिक संवेग कितना है, p है, ठीक है जी। तो x दिशा में इस कण का रैखिक संवेग कितना होगा, रैखिक संवेग के लिए x दिशा में रैखिक संवेग के लिए ऑपरेटर क्या होगा, ऑपरेटर होगा px बराबर h/2πi del x। अब ये तो x दिशा के लिए होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने ना तो y का लिखा ना ही z का लिखा। अब सर जी यहाँ पे y का कितना होता है, y का में भी होता है h/2πi del यहाँ पे हो जाएगा del y, ठीक है जी, ठीक है। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं z की। z क्या होता है, देखो pz हो जाएगा यहाँ पे h/2πi del z, ठीक है जी। अब कण का कुल रैखिक संवेग कितना होगा, कुल टोटल कितना होगा, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दिया यहाँ पे देखो, p के ऊपर कैप स्क्वायर बराबर p स्क्वायर कैप x p स्क्वायर, ठीक है, y प्लस pz, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर में संख्या निरूपित कैसे करते हैं। देखो सेकंड पॉइंट है, हैमिल्टन ऑपरेटर में को संख्या से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, इसको करते हैं, देखो 1 प्लस साई ई साई, ये होता है आपको, ठीक है जी। किससे निरूपित करते हैं, 1 कैप प्लस साई, देखो ये होता है आपका h के ऊपर कैप साई बराबर ई साई, ठीक है जी। और या फिर इसको करता है h² / 8π² del स्क्वायर प्लस v, ठीक है। यह क्या है, एक हैमिल्टन ऑपरेटर है। यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है लास्ट, यदि साई के ऊपर साई 2 के ऊपर स्टार साई 1 del साई बराबर 0, तो कौन सा विकल्प सही होगा, a1 बराबर a2, b बराबर हो जाएगा a1 बराबर a1 और a2 बराबर नहीं होगा, a1 बराबर a2 होगा, a1 बराबर नहीं होगा a2 के, तो कौन सा सही उत्तर होगा इसमें, सही उत्तर जो होगा आपका वो ये होगा a1 बराबर a2, क्योंकि a1 और a2 क्या होते हैं, क्योंकि बराबर नहीं होते हैं, ठीक है जी। सही उत्तर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये अगले उसके टॉपिक के क्वेश्चन है, कुछ गलती से लिखे गए थे, अब तो कोई नहीं, चलो इसमें भी दे रखे हैं वैसे इस चैप्टर में भी। यह सोंदिगर तरंग समीकरण क्या होती है, ये होती है आपकी del स्क्वायर साई प्लस 8π² me/h बराबर 0, ये होती है, ठीक है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वेश्चन है, सोंदिगर समीकरण में कुल प्रायिकता होती है, कितनी होती है, ये होती है, कितनी होती है, साई फिर साई डी टो बराबर 1, इतनी कितनी होती है, इतनी होती है, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।